अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, इस वक्त मैं रोशनियों के शहर कराची में मौजूद हूं और आज एक बड़े ही आम और अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि जोड़ों और हड्डियों की एक बीमारी होती है। और आज हमने जिन एक्सपर्ट को स्टूडियो में दावत दी है, डॉक्टर नासिर अहमद, जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, अभी सबसे पहले बुनियादी चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, अगर गौर करें, ऑस्टियो माने बोन, आर्थ्रो माने जॉइंट और आइटिस माने सोजिश। तो जो जोड़ है उसकी सोजिश का नाम ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और मोस्ट कॉमन जो ऑर्थराइटिस की टाइप है वो एज के साथ जो वियर एंड टियर, रगड़ के अमल की वजह से जो क्रिएट होती है उसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो आमतौर पे 65-70 ईयर्स के बाद होती है, जो एक फ्रिक्शन के अमल की वजह से होती है। तो ये जो हड्डियाँ हैं, अल्लाह ताला ने इसके एंड के ऊपर एक कार्टिलेज रखी हुई होती है जिसको हाईलाइन कार्टिलेज हम कहते हैं, जो कि दोनों हड्डियों की मूवमेंट को बिल्कुल फ्रिक्शनलेस बना देती है। तो जो जैसे जैसे एज गुजरती है उस फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी थोड़ी कार्टिलेज वियर ऑफ होना शुरू हो जाती है, घिसना शुरू हो जाती है। जैसे कि गाड़ी का टायर है, रोड पे जाता है घिसता है, ऐसे इसके अंदर भी घिसाव का अमल शुरू होता है। और उसकी लुब्रिकेशन, दायरे लुब्रिकेशन तो थोड़ी कम हो जाती है और फ्रिक्शन की वजह से कार्टिलेज थिन आउट होती है और इतनी कम हो जाती है कि फिर अंदर की नीचे की जो सख्त हड्डी है वो सख्त हड्डी पे घिसना शुरू कर देती है और वो पेन कॉज करती है। अच्छा, यानी कि बीच में पहले कुशन होता है, कुशन वो ऐसे ऐसा बारीक होना शुरू हो गया तो दोनों हड्डियां फिर आपस में डायरेक्ट करीब आ जाती हैं। अब फिर वो अलामत आनी शुरू हो जाएंगी। जब देखते हैं ना एक्सरे कराते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जी एक्सरे कराए डॉक्टर साहब, गैप है। तो जो एक्सरे के बीच में जोड़ों में गैप है ना, ये अच्छा है, बुरा नहीं है। और आम फहम ये होता है कि शायद बुरा है, तो अच्छा है। इसका मतलब कि वो कार्टिलेज मौजूद है, क्योंकि कार्टिलेज एक्सरे में नजर नहीं आती। हड्डी ऊपर वाली नजर आती है, नीचे वाली नजर आती है, बीच में गैप होता है। गैप का मतलब ये कि कार्टिलेज आपकी अच्छी है। जब वो गैप कम होना शुरू हो जाए और हड्डियां करीब आना शुरू हो जाए तो मतलब देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस वो है जो उम्र के साथ वियर एंड टियर की वजह से, घिसने की वजह से होता है। और यंगर लोगों में आर्थराइटिस बहुत सारी और वजूहात की वजह से भी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम वियर एंड टियर। जैसे कि मिसाल के तौर पे इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिजीज़ हैं, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, एसएलई है, कि जिसके अंदर जोड़ की सोजिश हो जाती है और उस सोजिश की वजह से वो झिल्ली ऐसी सिक्रीशन करती है जिसकी वजह से सारा कार्टिलेज जो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। तो उसके अंदर भी जल्द कार्टिलेज खत्म हो जाने से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उम्र का तो आपने बता दिया है, ये मर्द और दोनों को बराबर मुतासर करता है या औरतों में ज़्यादा या कम, क्या इसका या बराबर बराबर अफेक्ट कर रहा होता है? इसमें जो है ना आमतौर पे ख़वातीन ज़्यादा मुतासिर होती है। मैं इसी तरफ आ रहा था कि एक कॉज तो घिसने की और इसकी रीज़न यही है, ज़रा एज है, वो तो दोनों को, मर्दों औरतों को बराबर मुतासिर करेगा। ख़वातीन ज़्यादा इसलिए मुतासिर हो जाती हैं कि जब उनको मेनोपॉज होता है, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होती है, तो उनकी बोन में और कार्टिलेज में, मसल में बहुत तेज़ी से डिक्लाइन होता है, तो जिसकी वजह से वो स्लाइटली ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। माहवारी का निज़ाम जब रुक जाता है तो उसके बाद हार्मोन्स की वजह से जी जो हड्डियों की नशोनुमा है एक किस्म की वो भी मुतासिर होना शुरू होती है, इस वजह से वो ज़्यादा इसका शिकार है। कौन सा एज ग्रुप डॉक्टर साहब आजकल जो है प्रिसाइजली कौन सा एज ग्रुप आपके पास ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है? 60 ईयर्स के बाद जो ज़्यादा लोग हैं उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा होता है। 60 ईयर्स से पहले भी आजकल जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ज़्यादा लोग हमारे पास आ रहे हैं, उसमें एक रीज़न ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस है या ट्रॉमा हो गया, किसी को चोट लग गई जिससे कार्टिलेज डैमेज हो गया। तो ज़ाहिर जो ट्रॉमा की वजह से है वो ज़्यादातर मर्दों में होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ज़्यादा मर्दों में होते हैं, तो फिर वो उनके मुतासिर ज़्यादा होता है। इसके अलावा जैसे यूरिक एसिड के प्रॉब्लम है, एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है सोजिश की वजह से। तो ये वो ग्रुप है जो 60 साल से पहले भी आर्थराइटिस का शिकार हो सकता है। और एक ख़ास अभी कराची हमारे शहर में, बड़ा शहर है, तो इसमें ख़ास अभी हम देख रहे हैं हमारे प्रैक्टिस में, जो पहले आज से 10-15 साल पहले नहीं होता था, वो ये कि जो रिलेटिवली यंगर फीमेल्स हैं जो 40 और 50 की दिहाइयों में हैं, उनको भी आर्थराइटिस जल्दी स्टार्ट हो गया है। और उसकी रीज़न मोस्ट प्रोबेबली यही है कि हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है, जो बोन की हेल्थ है, जॉइंट की हेल्थ है, मसल हेल्थ है, बहुत गिर गई है, गिरावट का शिकार है, जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसकी वजह से उनकी जो पैदाइश से लेके और जवानी तक जो नशोनुमा है हड्डियों की, वो इतनी मजबूत नहीं हो पाती और जोड़ में इतनी अच्छी कार्टिलेज नहीं बन पाती कि जब वो अपनी एडल्टहुड में आए तो अच्छी कार्टिलेज की स्ट्रेंथ हो और वो लंबे अरसे चले।
तो होता यही है कि क्योंकि कार्टिलेज इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो 60 साल या 70 साल में पहुंचने से पहले ही 40-50 साल में घिसना शुरू हो जाती हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम उन अलामात का जिक्र करेंगे कि जो एक मरीज़ को महसूस होती हैं, ताकि जो व्यूअर्स में से अगर किसी को वो अलामात मौजूद हों तो उनको शक जाना चाहिए कि जनाब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है और ऑर्थोपेडिक जो सर्जन हैं उनसे रब्ता करना चाहिए। वो सीधा अलामात क्या होती हैं इसकी? लेकिन सबसे पहले तो दर्द है, और दर्द जो है ना, जो शुरू होगा वो चलने पे, एक्टिविटी रिलेटेड होगा। यानी कि अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तब दर्द नहीं होगा, जब आप चलेंगे तब आपको दर्द होगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब खड़े होंगे, वजन डलेगा घुटनों पे, कूल्हों पे, तो उस वक्त दर्द होगा। तो पहली जो सबसे अलामत होती है दर्द की होती है। दर्द के साथ कभी कभी सूजन भी जोड़ में हो सकती है। इसके अलावा घुटने को बेंड करने में तकलीफ़ होती है, सीढ़ी चढ़ने में, हैवी एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम होगी। फिर जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ेगी और कार्टिलेज ख़त्म होती चली जाएगी तो उसमें घुटनों का टेढ़ापन पैदा होना शुरू हो जाता है। तो वो भी एक अलामत है, मगर वो बहुत ही एडवांस डिजीज़ के अंदर है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जोड़ कौन कौन से मुतासर होते हैं? मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस तो एक टर्म है ना, जोड़ों की एक बीमारी है, तो वो वजह मतलब कौन कौन से स्पेसिफिक जोड़ हैं जो ज़्यादा मुतासर होते हैं? जो सबसे कॉमन जोड़ है हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो नी जॉइंट हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं, मोस्ट कॉमनली घुटने इफ़ेक्ट होते हैं। उसके अलावा ये जो हाथ का जोड़ है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट हम कहते हैं, ये जोड़ मुतासिर होता है। आमतौर पे ख़वातीन में ज़्यादा है, घर के काम काज करती हैं तो ये मुतासिर होता है। सब्ज़ी बना रही हैं, कोई चीज़ कर रही हैं। फिर उसके बाद जो है ये कूल्हे के जोड़ मुतासिर होते हैं। उसके बाद ये शोल्डर के जोड़ मुतासिर होते हैं। उसके बाद एंकल के जोड़ मुतासिर होते हैं। तो लेकिन जो हमारे यहाँ सबसे कॉमन है वो नी का जोड़ है। फिर ऐसे ही जो हमारे स्पाइन है, बैक बोन है, हड्डियाँ है, तो उनके भी अंदर छोटे छोटे जोड़ होते हैं जी, मोहरों के दरमियान में जो होते हैं। तो वो फैसेट जॉइंट भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जिससे कमर का दर्द, और अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे शैटिका या कुन्निसा का मसला होता है। तो जहाँ भी साइनोवियल जॉइंट होता है वहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। अच्छा, अब इसका तरीका इलाज क्या है डॉक्टर साहब? कौन कौन सी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं? एक पेशेंट जो आपके पास आता है और जो कंफर्म हो गया कि इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हाँ, तो उसमें अगर कंफर्म कर लिया, कंफर्म करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि डायग्नोसिस का भी बता दें थोड़ा सा कि हम डायग्नोसिस करते हैं। जी, एक डायग्नोसिस तो एक तो ये कि पेशेंट क्या कंप्लेंट्स लेके आ रहा है, फिर हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री उसकी क्या है कि पेन है, एक्टिविटी पे, रेंज ऑफ मोशन, स्वेलिंग, वो सारी चीज़ें। और आपको अपनी जब पेशेंट को देखते हैं तो ये बात मेक श्योर करना होता है कि उसको कोई और बीमारी नहीं है, जैसे रूमेटॉइड नहीं है, उसको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है, या उसका ट्रॉमा नहीं है। तो आप बाकी चीज़ों को एक्सक्लूड करके फिर आप उनसे मुतल्लिका टेस्ट भी ज़ाहिर बात है करवाने होते हैं, बाद दफ़ा इन्फेक्शन होता है उसके सेकेंडरी, वो सारी चीज़ों को आप एक्सक्लूड करें। फिर आप चेक करते हैं कि भाई घुटने मूवमेंट कैसी है, उसमें सूजन तो नहीं है, स्वेलिंग कितनी है, वो सारी चीज़ें आप देखते हैं। मसल्स की स्ट्रेंथ कैसी है, ये सारा देखते हैं। फिर पेशेंट को घुटने के लिए ख़ासतौर पे एक्सरे के लिए कहा जाता है कि घुटनों के एक्सरे करा लें। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को अगर आपने देखना है और गैप को देखना है तो पेशेंट को खड़ा करके एक्सरे कराएं, क्योंकि जब उस पर वजन पड़ेगा तो गैप कम होगा तो वो वाज़े होगा। बहुत दफ़ा आता है पेशेंट एक्सरे अगर लेटे हुए एक्सरे करवाया उसने तो उसमें गैप तो उसमें तो गैप ज़्यादा नज़र आएगा और वो मिसलीड करेगा कि शायद कार्टिलेज ठीक है। तो बहुत सारी दफ़ा पेशेंट खुद ही एक्सरे करा के आ जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब ये एक्सरे हमारे। अब मैं कहता, हम पहला सवाल पूछते भैया आपने खड़ा करके कराएं या लेट के कराएं? देखिए कितनी कॉमन सेंस की बात है ये। तो वो जब खड़े होते हैं, वजन पड़ता है, जब वजन पड़ता है तो वो पता चल जाता है कि जी हड्डी हड्डी के करीब आ रही है और कार्टिलेज इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर वो उसमें आपको उस पर तशखीस हो जाती है कि हाँ भाई जॉइंट का गैप कम हो रहा है। तो खड़ा करके एक्सरे कराएं तो उससे आमतौर पर इसकी तशखीस हो जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो उसके बाद ट्रीटमेंट में शुरू में जैसे अब फिर आप उसको ग्रेडिंग करते हैं, जिसमें हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम है एक्सरे देख के कि भाई ग्रेड कितनी शिद्दत के ऊपर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। कैंसर में हम करते हैं ग्रेड 4, हाँ बिल्कुल। इब्तिदाई स्टेज में स्टेज 1 होता है, फिर उससे मजीद बढ़ गया तो 2, 3, 4, इसमें भी ग्रेडिंग है। इसमें ग्रेडिंग है। तो उसमें आप देखते हैं ग्रेड 1, 2, 3, 4 है। तो आमतौर पे ग्रेड 1 और 2 के अंदर कुछ ना कुछ गैप मौजूद होता है। इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ कार्टिलेज जो है, वो कुरकुरी हड्डी मौजूद है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो उसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। और जब बिल्कुल कार्टिलेज ख़त्म हो जाती है 3 या 4 में और सब 30 भी लग रही है तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो जो अर्ली स्टेजेस में हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं उनको हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, यानी उनको पेन किलर दिए जाते हैं, उनको स्वेलिंग को कम करने की मुख्तलिफ दवाएँ आती हैं वो दी जाती हैं। उन्हें कहा जाता है कि भाई आप एक्सरसाइज करें ताकि पट्टे आपके कमज़ोर ना हो, और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई कर लें, यानी जैसे कि नीचे ज़मीन पे उकड़ू ना बैठें, कुर्सी इस्तेमाल करें, कमोड इस्तेमाल करें। और कुछ अरसे के लिए जब तक सूजन है तो एक्सेसिव एक्टिविटी को अवॉइड करें, रेस्ट करें। जब सूजन हो तो उसमें बर्फ़ लगाएं, आइसिंग करें, कोई लोकल एप्लीकेशन के लिए जेल वगैरह लगाएं। तो ये
जिसको कहते हैं कि दवाइयों से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसको ट्रीट किया जाता है शुरू के स्टेजेस में। और थोड़ा सा कार्टिलेज के डॉक्टर साहब इस स्टेज में, स्टेज 1 और 2 में कार्टिलेज के घिसने के का जो अमल है उसको कम करने का भी कोई तरीक़ाकार है? जी, उसके अंदर हमारे पास ऐसी मेडिसिन आती हैं जो कार्टिलेज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। जैसे ताकत की दवाई होती है, मुख्तलिफ हम खाते हैं जिस्म की ताकत के लिए, मल्टीविटामिन, तो ऐसे घुटनों के भी मल्टीविटामिन होते हैं और उसके देने से लॉन्ग टर्म इस्तेमाल से लोगों को फ़ायदा होता है। तो उसमें जैसे जोविट है या दूसरी दवाइयाँ हैं, तो उसमें ये होता है कि वो कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मिलती है और कार्टिलेज स्लो हो जाती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रिवर्स हो जाता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो जाता है, पेन थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, तो पेशेंट को पेन किलर खाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ग्लूकोजामीन है और कोलेजन है, दूसरी मेडिसिन आ रही है। इसके अलावा आप लोकल इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं। इंजेक्शन मुख्तलिफ किस्म के आते हैं, जोड़ों के अंदर लगाते हैं? जोड़ों के अंदर लगाते हैं। उसमें एक इंजेक्शन जैसे स्टीरॉयड है, वो आपको देखना पड़ता है कि आपने किसको स्टीरॉयड लगाना है। हर मरीज़ को स्टीरॉयड लगाने से फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि स्टीरॉयड के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर ज़्यादा स्टीरॉयड लगाएं तो वो इन्फेक्शन एंड दूसरी प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है। और एक आते हैं लुब्रिकेशन के इंजेक्शंस। तो लुब्रिकेशन के इंजेक्शंस जो लगाते हैं वो जब स्वेलिंग ना हो, जैसे जब स्वेलिंग हो ज़्यादा और सोजिश हो तो आप स्टीरॉयड लगा दें ताकि उसकी स्वेलिंग कम हो, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करें। जब स्वेलिंग इतनी नहीं है, सिर्फ आपके और कार्टिलेज भी मौजूद है ग्रेड 1 ग्रेड 2 में, और सख्त हड्डी पर रगड़ अभी नहीं खाना शुरू हुई है, तो वो अर्ली स्टेजेस के अंदर लुब्रिकेशन को पैदा करने के इंजेक्शन कुछ हेल्प कर सकते हैं। मगर जाहिर है कि उनका भी जो असर है बहुत ज़्यादा नहीं। हाइलुरोनिक एसिड हो गया जी, तो वो मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल हैं, वो लगाए जा सकते हैं। उनको कहते हैं हम लुब्रिकेशन के इंजेक्शन एक कहते हैं। फिर इसमें पीआरपी है। पीआरपी का जो रोल है वो स्टैब्लिश नहीं है, इट्स स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन लोग लगा रहे हैं, लगवा भी रहे हैं। और हमारे एक्सपीरियंस में जो पीआरपी अर्ली स्टेजेस में लगाते हैं, 3 से 6 महीने का असर उसमें जो को फ़ायदा हो जाता है लोगों को। 3 से 6 महीने करना होता है, फिर रिपीट करें आप उसको। तो लेकिन वो कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, यानी ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन लगाया और बिल्कुल कार्टिलेज ग्रो कर गई और एक वक्ती तौर पर डिले मिल जाता है। आप कहते हैं भाई यंग है, आप जल्दी नहीं जाना चाह रहे सर्जरी की साइड पे, आप सेव करना चाह रहे हैं, तो ये सारी मोडालिटीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेम सेल थेरेपी आजकल बहुत सारे लोग करवा रहे हैं। ज़रा मैं स्टेम सेल थेरेपी नहीं करता हूँ क्योंकि मैं सर्जन हूँ, तो जो लोग कर रहे हैं उनसे जो करवा रहे हैं वो उन, और पेशेंट जब हमारे पास स्टेम सेल थेरेपी के बाद भी आते हैं तो कुछ इनिशियल तो वो अच्छा रिजल्ट बताते हैं कि 6 महीने, किसी को 1 साल फ़ायदा हो गया, इतने देर पर असरात नहीं। हाँ, लेकिन देर पर असरात नहीं होते, क्योंकि जाहिर है ये कार्टिलेज जब ख़त्म हो जाती है तो असल में ये रीग्रो नहीं करती उस जगह के ऊपर, और एक हद तक ये मतलब जो है आपकी बीमारी कंट्रोल होगी ना दवाइयों से। हाँ, और दूसरी क्योंकि असल तो प्रॉब्लम ये है ना कि भाई कार्टिलेज ख़त्म हो गई है। अब मसला कब सही होगा कि जब वो जो सख्त हड्डी रगड़ खा रही है कोई ऐसी चीज़ हो कि उनके बीच में आ जाए, सख्त हड्डी रगड़ ना खाए। अब या तो कार्टिलेज हो, अब कार्टिलेज अगर बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो उसने रीग्रो होना नहीं है, तो उस स्टेज पे मसनूई कार्टिलेज का अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया। मसनूई कार्टिलेज नहीं है, लेकिन हम कार्टिलेज ट्रांसप्लांट कर सकते हैं उसमें। अच्छा। हाँ, लेकिन उसका ये होता है कि बहुत अर्ली स्टेज में अगर एक छोटा सा एरिया है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का जिसमें से कार्टिलेज ख़त्म हुई है, तो उसमें आप उसी घुटने में से साइड में से छोटे छोटे कार्टिलेज के पार्ट्स लेके उसको हम वहाँ ट्रांसप्लांट करेंगे। उसी पेशेंट के उसी घुटने कुछ हिस्से जैसे आमतौर पे जो अंदर का हिस्सा होता है घुटने का वही इफेक्ट होता है, तो बाहर का हिस्सा सेव होता है। हाँ, तो वो साइड से जहाँ पे वज़न ज़्यादा नहीं पड़ रहा उस जगह से हम कार्टिलेज एंड छोटा सा बोन का पीस लेते हैं और उनको उस जगह पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं कि जहाँ पे कार्टिलेज इफेक्टिव होती है और हड्डियाँ आपस में ज़्यादा जुड़ रही हैं, जहाँ ज़्यादा जुड़ रही हैं, जैसे अंदर की साइड, मीडियल साइड जिसको कहते हैं, तो वहाँ हम वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अगर सर्जरी की साइड पे जाएंगे तो वेरी अर्ली स्टेजेस में, यानी कि जब आप सारी दवाइयाँ कर चुके, इंजेक्शन भी आपने देख लिया, एंड तो फिर आप सर्जरी के साइड पे जाएं। और एक बहुत अहम चीज़ जो ट्रीटमेंट में है वो है फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज, जो बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड है, बहुत ही अंडर रेटेड है, और जिसकी जो मैं कहूँगा कि अहमियत जो है ना वो हमारे मेडिकल लोगों में भी और हमारे जो पेशेंट्स हैं उनमें भी बिल्कुल उजागर नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखें, एक है टायर और एक है मशीन। अब गाड़ी के टायर का काम ये है कि उसने चलाना है, लेकिन मोटर अपनी है,
ठीक है ना। यानी अगर इंजन काम ही नहीं कर रहा है तो फिर टायर नए भी होंगे तो गाड़ी बेकार है। इसी तरह ही। तो इसलिए हमारे यहाँ जो मसल वेस्टिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं जब यूके में था ट्रेनिंग, तो वहाँ एज ज़्यादा होती है पेशेंट्स की, 70-80 ईयर्स, तो एवरेज लाइफ इतनी ज़्यादा हो गई है तो आम तो एक 70 साल 80 से साल के लोग फिर 70 साल की खातून जो हैं, तो मैं नया नया गया था वहाँ, तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ ऐसी नॉर्म नहीं होती जो उनके यहाँ नॉर्म है। तो एक 70+ खातून थी, तो वो फ्रैक्चर के साथ आ गई, हिप के फ्रैक्चर से। तो मैं पूछने लगा कि आप क्या कर रही थी, तो उसने कहा मैं साइकिल चला रही थी। तो मैं साइकिल से गिरी और मेरा फ्रैक्चर हो गया। तो उस वक्त मुझे हैरानगी हुई कि भाई 70 साल में साइकिल चला रही हैं। लेकिन फिर ज़ाहिर वहाँ रहे, देखा तो उनकी लाइफ, उनका तर्ज ज़िंदगी, रहन सहन इस तरह का है कि वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। सर्दियाँ आती हैं तो हर गोरा शॉवल पकड़ के तो ना बर्फ़ हटा रहा होता है। तो हमारे यहाँ पर कुछ ज़्यादा आराम पसंदी आ गई है सर। तो ये है, तो वो हमारे यहाँ एक 70 साल की तो साइकिल चलाने का सवाल ही नहीं है सर। उस बेचारी ने 7 साल की उम्र में नहीं चलाई है, 70 तो बड़ी दूर की बात है। पाकिस्तान का जो कल्चर है और जो हमने रोड्स का हाल कर दिया है वो है कि बच्चे किधर अब साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं, जितना ज़्यादा पोल्यूशन और वो। तो ये तो अच्छा, एक दूसरा ये हो गया सर। और तीसरा फिर अल्टीमेट हल जो इसका पक्का, वो क्या सर्जरी होगा? अल्टीमेट सर्जरी है। देखिए सर्जरी में क्या करते हैं सर? हाँ, सर्जरी भी आप डिपेंड करता है किस स्टेज पे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया अर्ली स्टेज है, तो उसमें आप आर्थ्रोस्कोपी करते हैं, कार्टिलेज की असेसमेंट करते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोकॉन्ड्रल ट्रांसप्लांट ये अर्ली स्टेजेस में किया जा सकता है, ताकि आर्थ्रोस्कोपी क्या प्रोसीजर, जॉइंट को देखते हैं सर? आर्थ्रोस्कोपी में जैसे लेप्रोस्कोपी करते हैं और लेप्रोस्कोपी से कैमरा पत्ता निकालते हैं, तो कट लगाकर कैमरा डाला जाता है और फिर जॉइंट नज़र आता है। हाँ, नज़र आता है, छोटा से होल से हम उसमें देखते हैं और उसको फिर स्क्रीन पे देख के वहाँ पे डायरेक्ट विजन में आप कार्टिलेज को देख सकते हैं। एक्सरे के अंदर या एमआरआई अगर आप कराते हैं तो उसमें ज़ाहिर है कि आपको डायरेक्ट तो जॉइंट नज़र नहीं आता है, इमेजेस में आप देख रहे होते हैं। तो आर्थ्रोस्कोपी के ज़रिए से एक ऑप्शन ये होता है कि आप ऑस्टियोकॉन्ड्रल ट्रांसप्लांट करें, लेकिन ज़ाहिर है वो बहुत ही सिलेक्टेड पेशेंट में और अर्ली स्टेज में कर सकते हैं, आम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो पेशेंट आता है ना, वो मैं कहता हूँ कि असल में वो इधर उधर से घूमता घामता भी आता है ना। हमारे यहाँ पेशेंट होता है ना, डॉक्टर कभी क्वैक कभी कुछ। हाँ, स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, स्टेज 3 होता है, 4 होता है। तो हमारे पास पेशेंट आता है स्टेज 5, स्टेज 6, स्टेज 7 में, जब कार्टिलेज के साथ हड्डी भी घिस के, हड्डी भी बिल्कुल घिस गई, बिल्कुल घुटने टेढ़े, अब चला भी नहीं जा रहा है, एक ने यहाँ से पकड़ा हुआ है, यहाँ से पकड़ा है, टायर अब घिसे नहीं है, टायर अब अलग हो गया, अब स्टेपनी में बंदा चल रहा है, स्टेपनी में चल रहा है और फिर आपके पास आएगा, फिर आएगा। तो वो उस स्टेज में तो जाहिर है ये सारे ऑप्शंस जो है ना वो काम नहीं करते। आपको फिर जाहिर है कि नी रिप्लेसमेंट में जाना चाहिए। सबसे अच्छा रिजल्ट नी रिप्लेसमेंट का जाहिर है उन लोगों को मिलता है कि जो अर्ली करवा लें, यानी कि मसनूई घुटना डाल देंगे सर उसमें, मसनूई घुटना डाल। अच्छा, वो प्रोसीजर किस तरह करते हैं वो भी नाजरीन को बताइएगा। देखिए नी रिप्लेसमेंट जो है बहुत ही सक्सेसफुली, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन है ना, आपको मैं बताऊं कि दिस इज़ द ऑपरेशन ऑफ द सेंचुरी। हिप रिप्लेसमेंट इज़ द ऑपरेशन ऑफ द सेंचुरी। एंड हिप रिप्लेसमेंट इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन है कि इंग्लैंड ने हिप रिप्लेसमेंट की पिक्चर पे एक स्टैम्प शाया की है। अच्छा, स्टैम्प शाया की है बाकायदा, कि ये सारे जो हिप रिप्लेसमेंट सर जॉन चार्ल्स ने जिन्होंने स्टार्ट किया पायनियर, तो वो पायनियर राइटिंगटन में उन्होंने इसको स्टार्ट किया। रिसर्च तो बहुत अरसे से चल रही है, यानी बात है आर्थराइटिस पुराना प्रॉब्लम है और मुख्तलिफ तरह से लोग उसको ट्रीट करते आए हैं, कि कभी किसी ने ग्लास डाल दिया जॉइंट के अंदर और कभी कोई वुडन पीस डाल दिया, कभी दूसरे जिस्म के पार्ट लेके डाले कि भाई ये बीच में कोई चली जाए ताकि हड्डी से रगड़ ख़त्म हो, मगर ज़ाहिर है वो सारी चीज़ों ने काम नहीं किया। और अल्टीमेटली जो मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल हिप रिप्लेसमेंट का था वो सर जॉन चार्ल्स ने प्रेजेंट किया, जिसमें कि उन्होंने मेटल हेड और पॉलीएथिलीन के कम्बिनेशन दी, कि पॉलीएथिलीन और मेटल इसकी जो फ्रिक्शन है ना वो बहुत ही लो है, तो दैट इज़ अ सक्सेसफुल। तो उस सक्सेस को इंग्लैंड ने सेलिब्रेट किया, एक स्टैम्प शाया की कि भाई अभी इस ऑपरेशन को 100 साल हो गए हैं और ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन याद में। तो इसलिए ये जॉइंट रिप्लेसमेंट इज़ अ सक्सेसफुल प्रोसीजर। और तकरीबन मैं आम तौर पे लोगों को समझाने के लिए कहता हूँ कि भाई देखिए 100% दुनिया में कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यूँ कह लें कि भाई आप 95% लोग जो है ना इससे सक्सेस रेट हो गए, लोगों का पेन ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, और जो दर्द की अजियत से वो गुजर रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाता है जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद, क्योंकि आपने दोनों हड्डियों के दरमियान एक सरफेस डाल दी है, एक मेटल और एक पॉली आपने डाल दिया है, जो कि बिल्कुल फ्रिक्शनलेस, नियरली फ्रिक्शनलेस मूव कर रहा है, आपको मूवमेंट भी दे रहा है
और जो हड्डी से टकराव की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी वो ख़त्म हो गई, तो इसलिए पेन तो ख़त्म हो जाता है, चटकने की आवाज़ें आनी है और वो जो दर्द होना है वो तो ख़त्म हो गया। तो डॉक्टर साहब ये कितना लंबा ऑपरेशन होता है? काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक ऑपरेशन होता एक्चुअली है? देखिए इतना कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस पे, ठीक है ना। तो आप शुरू में आपको टाइम ज़्यादा लगता है सर्जन को, फिर जैसे जैसे होता है तो भाई 30 मिनट 40 मिनट में लोग कर लेते हैं आराम से ये सर्जरी नी रिप्लेसमेंट की। हिप रिप्लेसमेंट में भी डिपेंड, अगर अनसीमेंटेड करें तो इतना वक्त लग जाता है, भाई घंटा लग जाता है, कभी 1.5 घंटा लग जाता है, तो वो इतना मैटर नहीं है। असल चीज़ ये है कि भाई आप आधा घंटा लगाएं या कोई 1 घंटे में करे 2 घंटे में करे, वो दैट डज़ नॉट मैटर। इशू ये है कि जो काम कर रहे हैं उसको सही से करके आएँ, क्योंकि अब आप जब भी अभी किसी काम आप बार बार नहीं कर सकते, बार बार नहीं करना है, जिप नहीं लगानी है भाई, खोलें बंद करें खोलो बंद करें, ऐसा काम नहीं है। जब एक दफ़ा आपने नी रिप्लेसमेंट करनी है या हिप रिप्लेसमेंट करनी है या शोल्डर वो पहली और आखिरी हो रही है, पहली और आखिरी, वो ऑपरेशन पेशेंट की ज़िंदगी के लिए काफ़ी होना चाहिए। यानी उसके बाद आदमी जब भी सोचेगी कि यार इस मरीज़ को अब इस प्रॉब्लम की वजह से किसी डॉक्टर को दिखाना नहीं पड़े, या वैसा काम कर दें कि बस उसकी ज़िंदगी के लिए वो काफ़ी हो जाए। तो इसमें नी रिप्लेसमेंट काफ़ी सक्सेसफुल है और अर्ली कराने से जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। उसमें जनरल हेल्थ भी पेशेंट की बेहतर होती है ना, जितनी जल्दी करवा लेगा पेशेंट, तो देखिए ये भी एक फैक्टर इसमें हो सकता है। हाँ, तो देखिए इसमें ये है ना कि क्योंकि जो एक्टिविटी आदमी की पेन की वजह से लिमिट हो जाती है, जब आपने नी रिप्लेसमेंट करा ली, पेन ख़त्म हो गया, तो आदमी चलेगा, सीढ़ी चढ़ेगा, उतरेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रैवल करेगा, भाई हज के लिए जाएगा, उम्रे के लिए जाएगा, इंटरनेशनली ट्रैवल करेगा, तो उसकी जो लाइफ है वो वापस आ जाती है। अदरवाइज़ तो पेन से लोग इतने क्रिपल हो जाते हैं कि भाई वो अपने बेड पे या अपने कमरे में या अपने घर में बाउंड हो जाते हैं, बाहर निकलने का सोचने से ना उनको हॉल उठने शुरू हो जाते हैं कि यार अब फलानी जगह जाना है तो मैं चल के कैसे जाऊंगा या मैं कैसे जाऊंगी, तो ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट जो है वो अब आमतौर पे देखें, वज़न तो दोनों जोड़ों के ऊपर पड़ रहा है ना, और उम्र भी पेशेंट की दोनों जोड़ों के लिए बराबर है, तो इसका मतलब है कि जो ये तोड़ फोड़ का अमल है वो दोनों कार्टिलेजेस में ही हो रहा है ना, तो आमतौर पे दोनों जॉइंट्स इसमें अफेक्ट होते हैं ना, तो दोनों का इकट्ठा भी जॉइंट रिप्लेस हो सकता है? बिल्कुल दोनों का इकट्ठा हो सकता है, बल्कि हमारे यहाँ तो ज़्यादातर दोनों इकट्ठे ही कर रहे होते हैं। इसमें मल्टीपल आइडियल तो वैसे यही है कि दोनों एक ही टाइम के ऊपर किए जाएं। देखिए वेस्ट में या नॉर्थ अमेरिका में जो ऑब्वियसली जो पाइनियर हैं जिनको फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे यूजुअली एक घुटने का ऑपरेशन करते हैं। उसकी मल्टीपल रीज़न है। एक रीज़न उसकी ये है कि वो बहुत अर्ली प्रेजेंट कर लेते हैं, तो अर्ली प्रेजेंट करने में उसमें ये होता है कि जो घुटना ज़्यादा ख़राब होता है उसको वो चेंज कर लेते हैं, और दूसरा इतना ख़राब नहीं होता है कि आप वो चल सकता है। एक घुटने का ऑपरेशन होता है तो ज़ाहिर है कि लेसर ऑफ अ स्ट्रेस आप कह लें पेशेंट के ऊपर आती है, एंड सर्जरी क्विक हो जाती है, लेस ब्लड लॉस हो जाता है, पेशेंट रिहैब जल्दी हो जाता है। बल्कि अब नॉर्थ अमेरिका में क्योंकि हॉस्पिटल स्टे की जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ा मसला है, तो इस वजह से लोग डे केयर सर्जरीज़ कर रहे हैं कि पेशेंट सुबह आएगा, एक घुटना ऑपरेट होगा, घर चला जाएगा, और पेशेंट को 6 घंटे के बाद चलाना है उन्होंने, और फिर शाम तक घर भेजना है। एक पट्टी होगी, बाकी रिहैब घर करेगा। तो दैट्स एन एक्सट्रीम एग्जांपल। जो एक वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम है, तो मल्टीपल यहाँ का आपने बताया कि यहाँ पर तो बेचारे स्टेज 5 के ऊपर आ रहे हैं, तो अब उसके अंदर तो फिर दोनों का ही सर करना पड़ेगा ना। तो हमारे यहाँ क्योंकि इतने लेट आते हैं कि अभी दोनों घुटने ही बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, और आप आमतौर पे उनको एक घुटना सीधा कर भी लेंगे तो दूसरा घुटना टेढ़ा होगा, तो इसलिए आमतौर पे दोनों साथ करने पड़ते हैं। तो एक तो फैक्टर ये होता है कि पेशेंट लेट प्रेजेंट करता है। दूसरा फैक्टर हमारे यहाँ फाइनेंशियल भी है कि भी ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ जब पेशेंट एडमिट हो गया तो वो एक ही एनेस्थीसिया है, एक ही हॉस्पिटल एडमिशन है, एक ही दफ़ा दवाइयाँ लगनी है, एक ही दफ़ा एंटीबायोटिक लगनी है, तो खर्चा निस्बतन एक ही दफ़ा अलग-अलग की निस्बत कम होगा, उसका निस्बत कम होगा। तो वो उसमें फिर ये होता है कि भाई फाइनेंशियल मैनेज करें, मगर आपको उसमें ज़ाहिर है कि पहले एक अच्छा वर्कअप करना चाहिए पेशेंट का, पेशेंट को सेलेक्ट देखना चाहिए कि भाई करवाई जाए, ताकि आप देखें कि कौन सा पेशेंट है कि इसको हमें दोनों एक साथ करने हैं जिसको बायलैटरल कहते हैं, और किसको हमें यूनी ऑफर करते हैं। लेट्स से कि एक पेशेंट है जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, 10 चीज़ें हैं, चल नहीं सकता है, तो हो सकता है, और 70 ईयर्स अबव है, तो आप कहें कि मे बी कि बायलैटरल दोनों साथ करने में इसको रिस्क ज़्यादा हो तो आप एक करें। तो इसलिए आपको सेलेक्ट करना पड़ता है पेशेंट एज अ डॉक्टर कि भाई मुझे किसको क्या करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने देख लिया कि किस तरीके से जॉइंट नया डल गया और 0 मीटर हो गया जॉइंट दूसरे अल्फाज में। अब इसमें पेशेंट ऑपरेशन करना अब ये वेरिएबल है, कोई आधे घंटे में किसी जगह से हो जाएगा, कहीं से 1 घंटे में, मैक्सिमम 1.5 घंटे में कंप्लीट हो गया। एक आधा दिन पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में स्टे किया, उसके बाद डिस्चार्ज हो गया। घर जाकर जो एहतियाती तदाबीर हैं या जो
परहेज़ उसने करना है, वो कुछ इसमें रिक्वायर्ड होता है, या बस जाते साथ ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दे या क्रिकेट खेलना? उसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे हम दोनों नीज़ को एक साथ करते हैं तो आमतौर पे नेक्स्ट डे पेशेंट को नहीं भेजते घर। यूजुअली दोनों घुटने चेंज होते हैं तो जाहिर है कि पेशेंट को पेन के लिए कमर में से इंजेक्शन लगा होता है, एपिड्यूरल होता है जो उसके पेन को मैनेज करता है, आईवी लगी हुई होती है, उसको कैथेटर लगा हुआ होता है। तो उसमें आप दूसरे नेक्स्ट डे नहीं, मे बी 1-2 दिन के बाद पेशेंट को भेज सकते हैं जब ये लाइनें वाइनें सब निकल जाएँ। हॉस्पिटल में रहते हुए पेशेंट को नेक्स्ट डे खड़ा कर देते हैं, उसको वॉक करा देते हैं थोड़े सहारे के साथ, और वॉशरूम वगैरह पेशेंट जा सकता है, कमोड चेयर इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सारे काम पेशेंट को हॉस्पिटल में करा देते हैं ताकि उसको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये सब काम मैं घर जाके कर सकता हूँ और मैं ठीक हो गया। हाँ ठीक। और चलने ऐसा में तकलीफ भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे लोगों का मिसकंसेप्शन है कि ऑपरेशन होगा तो डॉक्टर साहब कितने महीने बिस्तर पे लेटना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको लेटना नहीं है, बल्कि ये ऑपरेशन आप अगले दिन खड़ा करके चलाने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लेटें, बल्कि हॉस्पिटल में रखते हुए ये सारे काम कराए जाते हैं, फिजियोथेरेपी कराई जाती है ताकि पेशेंट पहले दिन से चलना फिरना शुरू हो जाए, मोबाइल हो जाए। जब पेशेंट सारी लाइनें निकल जाती हैं तो बस थोड़ी सी ड्रेसिंग हुई होती है घुटनों के ऊपर, या कूल्हे के जोड़ चेंज करें कूल्हे पे या शोल्डर, और उसके साथ पेशेंट को फिर इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि भाई शुरू में रिस्क ऑफ फॉल होता है कि भाई गिरे नहीं, तो वो प्रिवेंशन होती है। तो आप वॉकर के साथ चलें, हाँ वॉकर के साथ चलें। फिजियोथेरेपी आपने घर में करनी है, एक्सरसाइजेज समझाई जाती हैं, या अगर कोई पेशेंट वीक है तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट घर में चला जाता है उनको हेल्प करने के लिए। अगर उनके घर का सिस्टम ऐसा नहीं है तो कोई अटेंडेंट ज़रूरत हो तो रख लें, वरना घर वाले आमतौर पर संभाल लेते हैं। तो जो मेन प्रिकॉशन है पेशेंट की जो हम कहते हैं वो यही है कि गिरने से फॉल को प्रिवेंट करना है इनिशियल पोस्ट ऑफ पीरियड में, कि पेशेंट वीक होगा पोस्ट सर्जरी एंड बाज़ दफ़ा हल्का फुल्का पेन होता है तो आदमी गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें प्रिकॉशन लेनी है, सहारे से चलने, और उसमें कोई ना कोई साथ हो जो वॉशरूम तक लेके जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिस्तर पे लेटना है, चलें फिरें, एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना, वॉशरूम में जाना, एक्टिविटी करना, नॉर्मल तरीके से आएँ, बाहर टेबल पे बैठें, खाना खाएं, ये सब काम पेशेंट कर सकते हैं। तो सादा अल्फाज में डॉक्टर साहब तकरीबन 1-2 हफ्ते लग जाते हैं पेशेंट को मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट होने में, और उसके बाद वो अपनी मामूल की ज़िंदगी गुजार सकता है। 2 हफ्ते में आमतौर पर पेशेंट को फॉलो करते हैं, स्टिचेस आउट करते हैं, पेशेंट नहाना धोना चीज़ें करना, तो उसके बाद पेशेंट फेयरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। हो सकता है जो ज़्यादा एल्डरली हो, ओवरऑल ज़रा वीक हो, इसलिए नहीं कि ऑपरेशन हुआ है, मे बी कि इसलिए कि वो वीक बहुत ज़्यादा है, तो उनको हम वॉकर कुछ अरसे ज़्यादा दे देते हैं ताकि वो गिरे नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट को इंडिपेंडेंट करने में कि पेशेंट के फॉल के रिस्क को प्रिवेंट करना है। अगर पेशेंट हेल्दी है, एक्टिव है, तो आप पहले दिन से हो सकता है उसको वॉकर की ज़रूरत ना हो। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनका आपने एक घुटना किया, पेशेंट ने अर्ली ऑपरेशन करा लिया है तो वो उसको स्टिक की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही चल रहे हैं, अपने पाँव पे चल रहे हैं। और बाद ऐसे पेशेंट है भाई 70-80 साल में ऑपरेशन करा रहे हैं, बिल्कुल ही घुटने ख़त्म है, ऑस्टियोपोरोसिस भी है, मसल बिल्कुल वीक हैं और कई महीनों से चले ही नहीं हैं जस्ट बिकॉज के दर्द इतना ज़्यादा है। तो जाहिर है कि उस पेशेंट का तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो चले, उसके लिए हमें प्रिवेंशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही वेरिएबल है पोस्ट ऑफ कोर्स पेशेंट का। तो इसमें डॉक्टर का काम ये है कि वो आइडेंटिफाई करे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं तो हम उनको ऑपरेशन से पहले कहते हैं कि आप फिजियोथेरेपी कराएं, पहले आप पहले ही एक्सरसाइज की आदत डालें ताकि मसल जो है वो टोन अप मसल मजबूत हो और फिर आप सर्जरी, ताकि पोस्ट ऑपरेटिवली जो है आपकी जो रिकवरी है वो क्विक हो। अब बिल्कुल बिस्तर पे लेटा हुआ पेशेंट जिसने 2 महीने से टांग भी नहीं हिलाई है तो उसको गोड्डे डाल देने से उसने कोई जना दौड़ने नहीं लग जाना। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भी जैसे अब बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना, वो कहते हैं डॉक्टर साहब फलाने ने ऑपरेशन कराया है, वो तो मैं देख रहा हूँ बिस्तर पे पड़ा हुआ है, लेटा, वो तो उठा ही नहीं, उसको कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी फिजिकल एक्टिविटी उससे पहले भी ऐसी थी। तो ये रीज़न है ना, घुटना नहीं मुड़ रहा। एक स्पोर्ट्समैन है, मिसाल लेते हैं सबसे ताज़ा मिसाल कि अगर एक स्पोर्ट्समैन है जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करता है, उसके अंदर मसला आ गया, उसका आपने रिप्लेस किया, तो वो हो सकता है 2-4 दिन बाद अपनी रूटीन में नॉर्मल रूटीन में चला जाए वापस। जो एक्टिव बंदा है उससे पहले भी एक्टिव था वो। मैं वही कहना कि हमारा घुटना बदलना या रोकना ऐसा कि टायर बदल दिया आपने, लेकिन इंजन अपना है, बॉडी अपनी है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट इस बात को समझे कि ये जो ऑपरेशन है ये दर्द को ख़त्म करने का ऑपरेशन है, ये जो ना सुपरमैन बनाने का ऑपरेशन नहीं है कि घोड़े लगेंगे और मैं जो ना खड़ा हो जाऊंगा। तो उसमें ये कि एक्सरसाइज, हिम्मत करना, चलना इंसान ने अपनी विल पावर से, अपने मसल्स से है। अगर वो वीक होंगे तो ज़ाहिर है फिर फेलियर के चांसेस होंगे। और इसीलिए फिर होता ये है कि पेशेंट मेहनत नहीं कर रहे होते या सिलेक्शन पेशेंट की प्रॉपर नहीं होती और नी रिप्लेसमेंट हो जाता है या हिप रिप्लेसमेंट हो जाता है और पेशेंट फिर
उस एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एक्टिविटी पे नहीं आ सकता जो वो सोच रहा था कि मैं घुटने चेंज कराने के बाद उस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आ जाऊंगा, तो वो कहता है कि भी ये फेलियर हो गया। हालांकि फेलियर नहीं हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो इसका मतलब काउंसलिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट Very है। important। ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट को ये तमाम चीज़ें बताना ये बहुत ज़्यादा और ज़रूरी है, पेशेंट का ये एक्सपेक्टेशन समझना ताकि कि उसकी भाई तवक्कुआत जो है ना तवक्कुआत क्या है। एग्जैक्टली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है इस ऑपरेशन के बाद, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। जी नाज़रीन, आखिर में मैं डॉक्टर नासिर अहमद का शुक्रगुजार हूँ कि आज इतवार के बावजूद इन्होंने अपनी इस अहम मौजू के ऊपर प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस पर इनकी गुफ्तगू और ये हमारी ये जो डिस्कशन हुई है ये पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।